Welcome all my dear online students. So in the previous session we have completed our enthalpy change in case of solutions, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी enthalpy of hydration की, and we have discussed that for two cases, for partially hydrated or anhydrous salt, that was the first case, and second one was for ions. Then we have discussed about enthalpy of solution, enthalpy of dilution, enthalpy of formation of ions, और कुछ हमने सॉल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करे थे, सो दैट यू कैन हैव द फीलिंग कि बिल्कुल हमारा ही कोर्स परफेक्ट ऑफलाइन की तरह चल रहा है. नाउ लेट अस टेक वन और टू मोर एग्जांपल्स सो दैट यू विल हैव मोर क्लियर ओवरव्यू. और टुडे विल ट्राई टू वाइंड अप आवर चैप्टर. तो let us take one simple example. If enthalpy of formation of H2O liquid is minus 68 kilocalorie per mole, ठीक है, then calculate enthalpy of formation of OH minus aqueous. सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है कि अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस 68 किलो कैलोरी पर मोल है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वस कितना होगा. ठीक है, अब इसमें एक आपको हमेशा मैंने बोला बैठा है ना कि पहले आप हमेशा वीडियो पॉज करके अपना खुद से सॉल्यूशन सोचा करिए, एक फीलिंग लेने के लिए कि आपके साथ में खड़ा हूँ. आई एम देयर फॉर यू एट एनी टाइम. ओके, तो लेट अस सी कि इसमें क्या होता है. अब इसमें एक आगे की जो आप आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसका भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, वो मैं पहले से बता दूँ आपको, और मुझे क्वेश्चन लिखते वक्त याद भी आ गया था, बट पर्पसली मैंने दिया था कि आपके माइंड में रहे, क्योंकि मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं हर एक चीज़ आपको दो तीन बार सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में केवल एक ही रिएक्शन है और वो है H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स यू H2 लिक्विड. दिस इज़ द ओनली रिएक्शन इन होल थर्मोकेमिस्ट्री. इस रिएक्शन का डेल्टा HR ही डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिस पर मैं अभी आ रहा हूँ. ठीक है, अगली टर्म बस एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बता दूँ आपको, और ये पूरे चैप्टर में इकलौता एक ही डाटा है जो आपको याद रखना है. तो इसलिए मैं पहले से इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि इस पूरे चैप्टर में केवल अभी तक आपको मैंने कोई भी डाटा याद रखने के लिए नहीं बोला था, बट एक डाटा, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें एक डाटा याद रखना ज़रूरी रहता है, KW, है ना. क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है बेटा, बट नहीं गिवन हो तो हमें KW याद होना ज़रूरी है कि KW की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻14 होती है. ठीक है ना. तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पता होना चाहिए 0, तो इस तरह से कुछ चैप्टर्स में एक दो डाटा हमें याद रखना कंपलसरी होता है. इस थर्मोकेमिस्ट्री का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद होना कंपलसरी है. ठीक है, जो अगली टर्म एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आने वाला है. तो अगर मुझे ये चीज़ याद है, ठीक है, आप बोलोगे सर अभी हमारी पढ़ी हुई नहीं है, बट मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए करा कि आपके दिमाग में रहे बेटा, एक डाटा याद रखना है. अब अगर इसमें हम दुनिया के किसी भी रिएक्शन के डेल्टा H को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है. ठीक है, और वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, मैंने अगर इस रिएक्शन के डेल्टा HR, जो हालांकि मुझे पता है, जस्ट मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आई कैन राइट इट एज क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वस. लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ
कि दुनिया की किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप बॉन्ड एंथैल्पी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। बट जब तक चैप्टर चलेगा मैं बार बार बोलूँगा ज़रूर बेटा, क्योंकि सुन सुन के ही आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो अब इसमें और कब कौन सा फार्मूला लगाना है बेटा, अगर क्वेश्चन में डाटा केल फॉर्मेशन का है, जैसे फॉर्मेशन एक का दिया है, दूसरे का पूछा है, अब तीसरे का मिसिंग है, तो लास्ट क्लास में हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस ही हुआ था, उसमें हमने बोला ही था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस जो होता है वो कितना होता है, 0। तो वो आपका 0 हो गया बस। तो अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है और ये निकालना है, इसलिए इस रिएक्शन के डेल्टा एच को याद रखना कंपलसरी है। तो यहाँ से डेल्टा एच आर की वैल्यू -30.7, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड -68 और माइनस ऑफ, है ना, ये माइनस था, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से बस आपको सीधे सीधे वैल्यू पता पड़ गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस एक्वस विल बी इक्वल्स टू, है ना, इसको इधर लाया बेटा, उसको उधर ले गया, तो -68 और माइनस माइनस प्लस 13.7, तो इट विल बी माइनस ऑफ आपका 54.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये पहला एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन बताऊं इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। हमसे कह रहा है इफ़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl gas, if enthalpy of formation of HCl gas and Cl minus aqueous are -90 and -170 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, ये दो डाटा आपको गिवन है, देन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस। अब सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस। ये टर्म भी लास्ट टाइम आ चुकी है बेटा, है ना, इसलिए हर टर्म के ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं अगले टर्म में इसलिए करा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। आपको अगर लास्ट सेशन में कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो तो दोबारा आपका दूर हो, ठीक है। तो फिर से वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन पहले खुद सोचें अगर आप, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जब आप 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व करोगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन। बट इसमें भी एक रूल बोला था कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर मेंशन नहीं है तो फिर आपको हमेशा एक्सेस ऑफ वाटर लेना है। यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ वाटर मेंशन नहीं है, तो दैट मीन हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या लिया बेटा, एक्सेस ऑफ वाटर लिया। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सेस ऑफ वाटर का इनडायरेक्टली मीनिंग है कि ये HCl गैस से सीधे किस फॉर्म में चले गया, HCl एक्वस। आप इसे HCl NH2O भी लिख सकते हो बेटा, HCl एक्वस भी लिख सकते हो। और बार बार मैंने बोला था कि HCl एक्वस, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बट स्टूडेंट को फीलिंग नहीं आ पाती कि हो क्या रहा क्वेश्चंस में। उसे हमेशा कुछ ना कुछ एक इंटरनल फियर बोल लो, फोबिया बोल लो, या टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, कहीं ना कहीं गड़बड़ वो उससे होती रहती है ना। तो ये HCl एक्वस है, और हमें पता है बेटा एक्वस फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस हो वो हमेशा अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। सॉल्ट्स के लिए, गैशियस आयंस के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बराबर था, क्योंकि वो आयन कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर हो गया है। सॉल्ट्स के लिए भी वही हो रहा है बेटा, वो कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर है, बट वहाँ पर एक सिंगल आयन था, जैसे H प्लस एक्वस आपको याद होगा, बट यहाँ पर सब्सटेंस था बेटा, और सब्सटेंस के एक्वस का मतलब वो अपने आयंस के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली अलग अलग आयन का इंडिविजुअली हाइड्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। इस रिएक्शन के डेल्टा H को ही मैं क्या बोलूँगा, इस रिएक्शन के डेल्टा H को ही मैं बोलूँगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। तो द डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज नोन एज डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ किसका, HCl गैस, ओके। और इसमें भी अगेन
अगर उसने फॉर्मेशन की बात कर दी है बेटा, तो मुझे फिर फॉर्मेशन वाला ही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सीधे सीधे मैं अपने दिमाग में इस चीज़ को बसा लूँ तो इट विल बी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस, है ना। फॉर्मेशन में क्या फार्मूला था, बार बार मैंने आपसे बोला था याद रखने के लिए, BCF और RRP, ठीक है ना। BCF मतलब B मतलब बॉन्ड एनर्जी, C मतलब कंबशन, F मतलब फॉर्मेशन, और RRP का मतलब बॉन्ड एंथैल्पी में पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, कंबशन में भी पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन में पहले प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट हैं बेटा, है ना। इससे कंफ्यूज मत होना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा, है ना। ये तो केवल दिखाने के लिए है, बट एक्चुअली HCl एक्वस का हमेशा मीनिंग H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस ही होगा। और अब रिएक्टेंट के लिए समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, HCl। इसमें समेशन भी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, एक ही सब्सटेंस है, ठीक है। अब वापस वही चीज़ बेटा कि बाय IUPAC कन्वेंशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस कितनी है, 0। तो अगर वो 0 है तो हो गया बेटा काम। इसका भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसका भी गिवन है, और बस उसके बाद आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन होते तो एक एक लाइन के बेटा, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते ना वो तो ओवरली, जैसे मेरे पास हर तरह की बैच होती है ऑफलाइन में, है ना। कुछ एकदम अच्छे बच्चों की बैच भी होती है जिसमें हार्डली 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं। अब उनमें बस क्वेश्चन बोलो और आंसर आ जाता है, क्योंकि ये उन्हें पता है, उनको फीलिंग क्लियर हो जाती है कि हाँ क्या हो रहा है, तुरंत उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है। जैसे इसमें जैसे ही बोला उनके दिमाग में तुरंत रिएक्शन क्लिक कर जाती कि अच्छा HCl गैस गया, H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, जिसमें H प्लस तो हट गया, बचा केवल Cl माइनस की फॉर्मेशन से HCl हटाओ, और डाटा तो सिंपल है ही, तो धड़ से सीधे -170 और -90 इमीडिएटली वो आंसर दे देते हैं, सॉरी है ना, माइनस का 80 किलो कैलोरी, ठीक है। जो थोड़ा सा एवरेज बैच होता है बेटा वो थोड़ा समय लेके दे देता है, और जो बिल्कुल ही थोड़ा सा और नीचे का बैच होता वो तो इन रिएक्शंस को इमेजिन ही नहीं कर पाता है, ठीक है। उनके लिए फिर भी मैं ये स्ट्रेस करूँगा कि मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा पूरी समझाने की, बट स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपको मेजरली 4 चीज़ों में कमांड कर लीजिए, ठीक है ना। आपको फॉर्मेशन में, कंबशन में, बॉन्ड एंथैल्पी में, क्योंकि लगभग 90% ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आएंगे, ठीक है। एंथैल्पी चेंज इन केस ऑफ सॉल्यूशन बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही रहता है, बिकॉज वो रिएक्शंस को प्रॉपरली ना इमेजिन कर पाते, ना सोच पाते, ना फीलिंग आ पाती है उनको, ठीक है। तो वो चाहें तो बेटा इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और चौथा पार्ट ज़रूर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो अब मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अपने आप में 2 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल और शॉर्ट। अब क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं बेटा, मैं कराने को तो खूब करवा सकता हूँ, बट मैं इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर, ठीक है। तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, that is enthalpy of neutralization। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसे आप डिनोट करते हो डेल्टा H केवल NEU तक, इसे हम डिनोट करते हैं केवल डेल्टा H NEU तक, इसके आगे नहीं, ठीक ना। दिस इज़ अल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बता दूँ, बट इसका लिमिटेशन है बेटा, है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, और काफ़ी सिंपल भी है, ये भी बता दूँ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसका लिमिटेशन क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन केवल हमेशा कि इनका होता है एसिड और बेस, तो दिस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। सबसे पहले तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर एसिड एंड बेस। तो इसमें और कोई रिएक्शन जैसे फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी है ना, थोड़ा तो मज़ा आया होगा आपको सुन के, दिल को तसल्ली हुई होगी कि फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी तो दुनिया की हर रिएक्शन के ऊपर लग रहे थे, बट ये केवल और केवल एसिड और बेस के ऊपर ही लगने वाला है, और किसी के ऊपर ये कभी भी आपका लगने वाला नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये केवल एसिड बेस के ऊपर ही लगने वाला है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है एसिड रिएक्ट कर जाए किसके साथ, आपका बेस के साथ, ठीक है। तो अब इसकी जो डेफिनेशन होती है, ये इकलौती डेफिनेशन है, अभी मैंने बोला ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ये इसी से आएगा बेटा, है ना।
अब दूसरा, ये इकलौती डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ बेटा। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइजेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, है ना। तो फिक्स है एसिड बेस के लिए, ठीक है। अब यही मैंने बोला कि ये इकलौती डेफिनेशन है, एक तो इकलौता डाटा है, सबसे पहली बात तो पूरे चैप्टर का यही जो इसी में आने वाला है बेटा, जो आपको याद होना कंपलसरी है। दूसरा, दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन। अभी तक आप देखिए हमने कितनी चीज़ों की बात कर ली। हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आपका क्या वेपोराइजेशन, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इतनी सारी एंथैल्पीज की बात हम कर चुके। और हर एंथैल्पी में हम लोगों ने बोला था कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। हर एंथैल्पी 1 मोल के लिए डिफाइंड है। दिस इज़ द ओनली इकलौती डेफिनेशन, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों, अभी एक्सप्लेन भी करूँगा बेटा, है ना। बट मैं भले एक्सप्लेन कर दूँ, कहीं ना कहीं दिमाग में, ठीक है ना, जिनके पुराने कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है बेटा, उनके दिमाग में थोड़ा सा कचरा रह ही जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले तो उस कचरे को निकालने के लिए, है ना, आपकी मैं इसकी डेफिनेशन ही 3 बना के बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, कि पहली से कन्फ्यूज़न हो तो दूसरी से तो कन्फ्यूज़न पूरी तरह से निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्या दूसरी डेफिनेशन है बेटा, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when acid base neutralizes each other, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेस each other and forms 1 mole of water अब ये डेफिनेशन देखिए ना, तो मैं थोड़ा सा काम, क्योंकि बुक्स में एनसीईआरटी बुक में अगर देखोगे या किसी भी बुक में, वो के लिए डेफिनेशन लिखी होती है बेटा, और इसमें मुझे हमेशा पता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है, तो मैं हमेशा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ये कि बच्चे को कैसे समझाया जा सकता है। तो हमेशा एसिड इज़ बेसिकली नथिंग बट द सोर्स ऑफ किसका H+, और बेस इज़ नथिंग बट द सोर्स ऑफ किसका OH-, ठीक है। तो आपको H और H+ और एसिड बेस रिएक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है बेटा, है ना। सबसे कॉमन रिएक्शंस जो आप पूरी केमिस्ट्री में, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं गलत बोलने जा रहा था, पूरी केमिस्ट्री में जो सबसे कॉमन रिएक्शंस आप पढ़ते हो वो एसिड बेस रिएक्शन ही है। और जनरल रूल होता है बेटा कि एसिड बेस रिएक्ट करके, आप एसिड और बेस भी खूब सारे थ्योरीज हैं उसके लिए, है ना, ऑरिनियस थ्योरी, बॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देते ही हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग हमेशा आर्नियस एसिड और बेस लेते हैं। आर्नियस एसिड होता है जो आपको H+ देने का काम करेगा, और आर्नियस बेस होता है जो आपको OH- देने का काम करेगा। तो बेसिकली H+ और OH- रिएक्ट करके ही वाटर बनाते हैं। आपको ध्यान हो, ठीक है ना। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ते हैं बेटा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में यही बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है, ठीक है ना, वाटर की हेल्प, वाटर का टूटना या वाटर की हेल्प से किसी दूसरे कंपाउंड को तोड़ना, दोनों में से जैसे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वाटर हमेशा मिलके बना होता है H+ और OH- से ही। तो हाइड्रोलिसिस में यही होता है बेटा, है ना। केटायन को हम लोगों ने, अगर आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस था तो केटायन को हमने OH दिया और एनायन को हमने H दिया। केटायन को हमने OH- दिया, एनायन को H+ दिया, ठीक है ना। लाइक आपको अगर सपोज करो किसी कंपाउंड AB का हाइड्रोलिसिस कराना है, A+ B-, तो आप A+ को दोगे OH- और B+ को आप दोगे क्या, B- को क्या दोगे आप H+। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि पानी जो बनता है बेटा वो हमेशा
H प्लस और OH माइनस से बनता है, तो दूसरी डेफिनेशन में 1 मोल ऑफ वाटर आते ही अब फिक्स हो गया, ठीक है। क्या फिक्स हो गया कि ठीक है ना, और ऊपर भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस लेने पर हमेशा 1 मोल ऑफ वाटर ही बनेगा। इसको मैं अभी जस्टिफाई कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बट आपको याद हमेशा मैं कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ वाटर के लिए करना है। तो आपको ये जो वैल्यू मैंने सामने बोला था कि ये आगे का डाटा है, याद रखना है, ये 1 मोल ऑफ वाटर के लिए बेटा। तो अब अगर किसी रिएक्शन में वाटर के 2 मोल बन रहे हैं तो आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 मोल बन रहे हैं तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। या अब इससे और बढ़िया डेफिनेशन दे दे बेटा, ठीक है, और बढ़िया तीसरी और लास्ट डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज बिकॉज एसिड इज द सोर्स ऑफ H प्लस और बेस इज द सोर्स ऑफ किसका, OH माइनस। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole, enthalpy change when 1 mole of H plus aqueous, 1 mole of H plus aqueous neutralizes 1 mole of OH minus aqueous, ठीक है ना, एंड फॉर्म है ना, एंड फॉर्म क्या बनेगा बेटा, H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस दोनों का 1-1 मोल अगर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगे आप ले सकते हो, बट हमेशा मैं तो आपको सेकंड और थर्ड की ज़्यादा एडवाइस दूंगा बेटा कि पानी बनने का मतलब एसिड इज़ द सोर्स ऑफ, बेसिकली एसिड किसका सोर्स है, एसिड इज़ द सोर्स ऑफ, एसिड इज सोर्स ऑफ किसका, H प्लस, और बेस जो है इट इज़ सोर्स ऑफ किसका, OH माइनस। तो एसिड आपको H प्लस देगा, बेस आपको OH माइनस देगा, ठीक है। और अल्टीमेटली एसिड बेस रिएक्शन में H प्लस और OH माइनस ही कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपके H2O बनाते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने लिया ही इसलिए था बेटा। अब अगर मैं क्लियर कर दूं, है ना, हमें H प्लस का 1 मोल चाहिए, पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर दूं, और हमें OH माइनस का भी 1 मोल चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपने मोनोप्रोटिक एसिड लिया, मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है, एक ऐसा एसिड जिसके पास केवल क्या हो, हैविंग ओनली 1 H प्लस, जिसके पास केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना। आप इस H प्लस को एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हो बेटा, तो आप इसे एसिडिक हाइड्रोजन भी बुला सकते हो, ठीक है। तो मोनोप्रोटिक एसिड का एन फैक्टर आपको पता होगा बेटा, एसिड्स का एन फैक्टर उनकी क्या होती है, बेसिसिटी की, कितने वो, है ना, कितने बेसिक है। मोनोबेसिक एसिड तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 1। तो लाइक मैं कोई भी मान लो HA ले रहा हूँ, अब ये टूटेगा H प्लस और किस में, A माइनस, ओके। और हमारे पास यहाँ पर एक पुराना फार्मूला भी थोड़ा सा यूज़ होगा इस पार्ट को समझने के लिए, इक्विवेलेंट्स बराबर एन फैक्टर इनटू मोल्स। तो ये एक पुराना फार्मूला जो हम लगभग हर चैप्टर में यूज़ करते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स में हमने यूज़ करा था, हमने आयनिक में यूज़ करा था, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ करा था, हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी जगह ये फार्मूला यूज़ होता है और आई होप कि आपको याद होगा। नहीं याद है तो मैंने फिर से लिख दिया है कि ये फार्मूला तो याद होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात आ गई। इक्विवेलेंट आते ही ये फार्मूले हमें याद होना ज़रूरी था, ठीक है। अब मान लीजिए, है ना, अगर मैंने डाईप्रोटिक एसिड लिया होता, है ना, डाईप्रोटिक बोलो बेटा, डाई बेसिक बोलो, हो सकता है किसी को यही कन्फ्यूज़न हो गया, है ना, कि सर हमें तो बेसिक पता था। अब डाईप्रोटिक डाई बेसिक दोनों बोल सकते हो। H प्लस को प्रोटॉन बोला जाता है इसलिए प्रोटिक बोला जा रहा है ना, जो प्रोटॉन दे, और डाईप्रोटिक मतलब जो 2 प्रोटॉन दे आपको। और डाई बेसिक, बेसिक तो एक जनरल वर्ड है ही आपका, तो डाई बेसिक एसिड का मतलब है जो आपको हैवी 2H प्लस आया, ठीक है। मतलब इसका जो एन फैक्टर होगा बेटा वो 2,
अब मान लीजिए कोई एसिड है आपके पास H2A, ये टूटेगा किस किस में, 2H+ और A-2 में। ये टूटा किस किस में आपका, 2H+ और A-2 में। अब इसका अगर आपने 1 मोल लिया है ना, देखो इसका 1 मोल लिया तो इसका भी आपको 1 ही मोल मिला, बट इसका 1 मोल लिया तो आपको H+ के कितने मोल मिले बेटा, 2 मोल। यस और नो, ठीक है। अब ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमने ये डेफिनेशन एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में जब लिखी है तो आखिर क्यों लिखी है इक्विवेलेंट के तौर पे, क्योंकि अदरवाइज आपको क्या बोलना पड़ता है बेटा। अब अगर आपको इसका H+ का 1 मोल चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो पानी बनाना है बेटा 1 मोल, तो इसका मतलब इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे बेटा, ½ मोल। सही है, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अब डेफिनेशन अगर आप एसिड बेस के टर्म्स में बोलोगे तो आपको बार बार डेफिनेशन बदलना पड़ेगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन बदलना, आप बोलोगे कि मोनोप्रोटिक एसिड हो तो 1 मोल, डाइप्रोटिक एसिड हो तो ½ मोल। अब इमेजिन करो, मान लो कोई ट्राइप्रोटिक एसिड होता, मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा क्योंकि अब तक आइडिया मिल गया होगा। मान लीजिए कोई ट्राइप्रोटिक एसिड होता, तब आपको क्या बोलना पड़ता कि उसके कितने मोल लो, 1/3 मोल। तो आप तो बार बार परेशान हो जाते बेटा, कितनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में, क्योंकि मुझे पानी 1 मोल बनाना है बेटा, और पानी 1 मोल बनाने के लिए मेरा रेस्ट्रिक्शन इस डेफिनेशन में H+ के ऊपर है कि H+ 1 चाहिए। अब H+ 1 चाहिए तो मोनोप्रोटिक एसिड के लिए तो 1 मोल से 1 ही मिलेगा, बट डाइप्रोटिक एसिड के 1 मोल से 2 मिल रहे थे तो मुझे तो ½ लेना पड़ेगा बेटा। ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो मुझे फिर 1/3 करना पड़ता। तो बार बार ये डेफिनेशन क्या हो जाती, चेंज हो जाती, कन्फ्यूजिंग हो जाती। बट अगर मैं देखूँ, ठीक है ना, मोनोप्रोटिक एसिड का तो n फैक्टर 1 था, तो इसके लिए मोल्स 1 है, n फैक्टर 1 है, तो इसके 1 मोल का मतलब ही 1 इक्विवेलेंट है। इसके 1 मोल का मतलब ही 1 इक्विवेलेंट है। और नीचे डाइप्रोटिक एसिड का, अब इसका n फैक्टर कितना है बेटा, 2, और मोल्स हैं कितने, ½ तो 2 × ½ मतलब इसके इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 1। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। ट्राइप्रोटिक एसिड होगा, उम्मीद करता हूँ बेटा इतने प्यार से समझा रहा हूँ, आ ही रही होगी। ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो आपको 1 मोल लेने पर 3 H+, तो 1 H+ के लिए आपको 1/3 मोल, तब यहाँ 1/3 होता है बेटा। और फिर ट्राइप्रोटिक एसिड है तो n फैक्टर 3 होता, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते तो फिर से 1 इक्विवेलेंट हो गया। मतलब है ना, मतलब क्या जनरलाइजेशन मिल रहा है मुझे कि अगर मैंने एक इक्विवेलेंट ले लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया, तो एसिड कोई भी हो, चाहे वो मोनोप्रोटिक हो, चाहे वो डाइप्रोटिक हो, चाहे वो आपका, ठीक है ना, ट्राइप्रोटिक हो, चाहे वो टेट्राप्रोटिक हो, इन जनरल पॉलीप्रोटिक ही क्यों ना हो जाए बेटा, आपको हमेशा एक इक्विवेलेंट से एक ही H+ मिलेंगे। इनफैक्ट अब थोड़ा सा मैं पुराना और लिंक कर रहा हूँ आपको कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा हथियार ही ये था कि हर किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। याद आ रहा है आपको, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ इच सब्सटेंस विल रिएक्ट एंड इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ इच सब्सटेंस विल प्रोड्यूस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता ही ये था बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब ही ये था। तो अगर आपके पास एसिड का एक इक्विवेलेंट है तो H+ का भी ऑब्वियसली एक ही इक्विवेलेंट होगा। अगर आपके पास बेस का एक इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियसली आपके पास OH- का भी केवल एक ही इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। इस वजह से पहला तो पॉइंट मैंने ये क्लियर करा कि ये आपका क्या होगा, एक इक्विवेलेंट के लिए डेफिनेशन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। वही काम बेस के लिए भी बेटा, है ना। अगर बेस मोनो एसिडिक बेस है तो वो 1 OH देगा, बट डाई एसिडिक बेस होगा तो आपको 2 OH दे देगा। अब उसके 1 मोल ने 2 OH दिए हैं तो 1 OH के लिए उसका भी ½ मोल लोगे, और डाई एसिडिक बेस बोल ही रहो तो उसका n फैक्टर 2 है, तो ½ मोल का मतलब वापस 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये हिडनली याद रखना, बस इससे ज़्यादा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करें बेटा कि एसिड बेस का जनरल मीनिंग क्या होता है ना। अब आगे की कहानी चालू करें। पहले तो ये डेफिनेशन और दूसरी चीज़ें हमने बात करी कि एसिड बेस का जनरल मीनिंग होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब जनरल रिएक्शन लिखूँ बेटा मैं अगर, तो HA, ठीक है ना। आयनिक में भी अगर आप मेरा आयनिक भी फॉलो कर रहे हैं ना, और वो तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लगभग, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मी इन द ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें, है ना, कोर्स कंटेंट काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मिल ही रहा है। एक एक चीज़ हर जगह उनको सिस्टमाइज मिल रही है।
तो एसिड आयनिक में आपको याद हो तो ये हमने जनरल एसिड को HA से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं वो भी उसका रीज़न पता होना चाहिए। एसिड है इसलिए A, और एसिड का काम होता है H+ देना, इसलिए H भी लिखा है। बेस को BOH से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? क्योंकि बेस है, तो बेस है इसलिए B, और बेस का काम है किसे डोनेट करना? OH, इसलिए BOH। तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बनेगा बेटा? BA+H2। ठीक है। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H का मैग्नीट्यूड होगा, तो सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा पानी पी लूँ। सबसे पहली चीज़ बेटा, इस रिएक्शन का डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो ये एक, क्योंकि आपको हर रिएक्शन का साइन पता होना चाहिए बेटा, तो ये अगली चीज़ एक नोट कर लेना बेटा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें हीट हमेशा रिलीज होगी, हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। अब ये जो डेल्टा H है बेटा, ठीक है ना, कि ये डेल्टा H नेगेटिव तो है, बट ये डेल्टा H का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो अब अगर उस पर आ जाओ बेटा, तो उस पर आप लिखना कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H magnitude of delta H depends on, ये डेल्टा H का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक वैल्यू याद करी है बेटा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H डिपेंड्स ऑन, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस टेकन, पहला है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस टेकन, कि आपने जो एसिड बेस लिए हैं, क्योंकि हमें पता है एसिड दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी, और सिमिलरली बेस भी दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी। ठीक है ना। तो आखिर आपने कौन सा एसिड या बेस लिया है उसके ऊपर, और दूसरा कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस टेकन, जो आपने एसिड बेस लिया उनका कंसंट्रेशन क्या है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ वापस नोट है हमारा, क्या है नोट, कि अनलेस अदरवाइज मेंशन, जो सेकंड फैक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, स्मॉल होता है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड फैक्टर इज स्मॉल, contribution of second factor is small and can be neglected if enthalpy of infinite dilution is not given। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैं चाहता हूँ बेटा एडवांस लेवल से आपको चीज़ें सब पता हो, बट साथ में फिर ये भी बता दूँ कि अगर ये गिवन होगा तो कैसे लेंगे, वो एक इलस्ट्रेशन छोटे से मैं क्लियर कर दूंगा, बट मैं चाहता ये हूँ कि एडवांस लेवल से आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं। ठीक है। तो नॉर्मली ये दो चीज़ों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच डिपेंड करता है, बट उसमें भी हमारा सेकेंड फैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। वो केवल तभी अकाउंट में ले सकते हो जब क्वेश्चन में आपको अलग से एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन हो, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ही एंथैल्पी ऑफ क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन ही बोला जाता है ना, वही है। ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है 1, कि आखिर जो एसिड बेस ले रहे हो उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो हम आयनिक में भी पढ़ते हैं बेटा, बट इंट्रोड्यूस मुझे यहाँ पे भी बताना ही पड़ेगा, है ना। तो ये इकलौती टर्म ही अपने आप में
काफ़ी टाइम ले लेती है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टर्म है बेटा। उसके बाद एक बार समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन फिक्स है कि एसिड बेस पेयर पर ही बनने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो शॉर्टकट में मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात हो ही चुकी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ना विच आर 100% आयोनाइज्ड। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं इनटू देयर कंपोनेंट आयंस, इनटू देयर कंपोनेंट आयंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच आर 100% आयोनाइज इनटू देयर कंपोनेंट आयंस, मतलब AB एक्वस की बात करूं तो ये टूटेगा किस किस में, A+ एक्वस और B- एक्वस। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारा, ठीक है। कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया बेटा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में अब ये चीज़ भी बेटा कहाँ कहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमें। इसकी ज़रूरत हमें लिक्विड सॉल्यूशन में पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें आयनिक में पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें थर्मोकेमिस्ट्री में पड़ी रही है, इसकी ज़रूरत हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ती है, इसकी ज़रूरत थोड़ी बहुत हमें मोल कॉन्सेप्ट में भी पड़ती है। 5 चैप्टर्स में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% अपने कंपोनेंट आयंस में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस Sb। अब आयनिक में भी लिखा है मैंने, ऐसी बात नहीं लिखा है बेटा, मैं हर जगह लिखाऊंगा, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ बताऊंगा। और सॉल्ट, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड केवल और केवल 6 हैं जिन्हें आपको स्ट्रॉन्ग मानना है, ठीक है। दैट इज़ 3 ऑक्सी एसिड है बेटा, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। 3 हैं आपके ऑक्सी एसिड और 3 हैं आपके हाइड्रा एसिड्स, HCl, HBr और HI, ठीक है। इन द सिमिलर वे स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमें पता है बेटा, है ना, कि हमारे पास इनऑर्गेनिक में तो खूब तरीके हैं एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के। यहाँ पे तो मैं लिस्ट लिखा रहा हूँ, बट बेस के लिए सुना ज़रूर रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ, एसिड के लिए तो रूल होता है जितनी ज़्यादा नॉन सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा, ठीक है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने जो भी ऑक्सी एसिड लिए हैं उनमें वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला लिया है। परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन +7 में, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 में और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5। तो मैंने हाईएस्ट वाले ही लिए हैं, ठीक है। ठीक, अब बेस के लिए क्या बेटा, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो याद करो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। जबकि टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और हमें ये पता है बेटा कि मेटल के कंपाउंड ही, मेटल के ऑक्साइड्स ही या बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, बट टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में हम लोग एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को लेते हैं, केवल NaOH, KOH, RbOH, CSOH, है ना। इसमें भी आप न लिथियम को लेते हो क्योंकि लिथियम के कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, न ही आप फ्रेंशियम को लेते हो क्योंकि वो तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में केवल और केवल आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेते हो, ठीक है। और सॉल्ट्स में बेटा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ऑल सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करें हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट और फिर देखें क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब WE, है ना, और WE का मतलब विच आर नॉट 100% आयोनाइज इनटू देयर कंपोनेंट आयंस, जो अपने कंपोनेंट आयंस में नहीं डिसॉल्व होने वाले हैं। मतलब इनके लिए क्या होगा बेटा, इनके लिए आपका AB एक्वस है तो इनके लिए एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इनके लिए क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। AB एक्वस गिव्स A+ एक्वस + B- एक्वस, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है।
अब इसकी ज़रूरत आगे स्ट्रांगली पढ़ने वाली है। और इस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे दो चीज़ें बेटा, वीक एसिड और वीक बेस। सॉल्ट आने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही लिख दे बेटा ऑल सॉल्ट्स आर, है ना। इलेक्ट्रोलाइट केवल तीन ही चीज़ें हो सकती हैं बेटा, या तो एसिड होगा, बेस होगा, या फिर सॉल्ट होगा। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं सकता, है ना। और एसिड दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, बेस भी दो तरह के, बट सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग। अब कौन से होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड कौन से होंगे? ऑल बट एक्सेप्ट 6, ऊपर वाले 6 को छोड़कर बाकी सब आपके लिए वीक है ना। इसी तरह से वीक बेस की बात करें तो इसमें भी यही बोलेंगे बेटा ऑल बट एक्सेप्ट 5, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमारी कहानी आगे की अच्छी अब चालू हो रही है। क्या अच्छी कहानी चालू हो रही है कि अब आपके पास टोटल कितने केस बन सकते हैं बेटा? टोटल बनेंगे 4 केस, हाँ। कौन से 4 केस? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अब याद करिए, अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम याद हो तो वहाँ पर भी हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में यही 4 केस पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एसिड दो तरह का है, एसिड दो तरह का है। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग और वीक। इन द सिमिलर वे बेस भी दो तरह का है बेटा। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो इस वजह से आपके जो केसेस होंगे वो टोटल 4 केस बनेंगे, है ना। बट हम लोग उन्हें 4 की जगह 2 केस में कन्वर्ट करेंगे। केस 1 व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग, है ना। 4 की जगह हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग मतलब इनडायरेक्टली इट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पेयर। एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो उस पेयर के लिए। और केस 2 बना देंगे बेटा व्हेन एटलीस्ट 1 इज़ वीक। अब एटलीस्ट 1 वीक में दोनों वीक भी हो सकते हैं, तो इसलिए बाकी तीनों केस उसमें ले लेंगे। अब इसमें क्या होगा बेटा ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मान लीजिए HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस। अब HCl इसलिए मैंने पहले लिस्ट लिखा ही है ताकि आपको फीलिंग हो। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, इन दोनों ने कंबाइन करा, क्या बनाया? HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, और आपने समझ भी लिया बेटा कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो ये आयोनाइज हो गया H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इन द सिमिलर वे NaOH एक्वस, ये आयोनाइज हो गया Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, ठीक है ना। NaCl एक्वस ये हो गया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। वाटर को मैंने नहीं करा बेटा, है ना, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपको पता ही होगा वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों को भी थोड़ा रिकॉल करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अब देखो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस दोनों तरफ से कैंसिल। अल्टीमेटली व्हाट रिएक्शन इज रिमेनिंग? H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2O लिक्विड, ओके। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ आपके लिए। HCl की जगह हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, बोल के भी बोल सकता हूँ, बट ठीक है 1 मिनट और ले लूँ। HNO3 एक्वस लिया होता, मान लीजिए बेस में KOH लिया होता। हाँ, बस ये है कि लेना स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट में से ये जो सामने लिखा हुआ है। अब इनको लिया, इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया? KNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। तो HNO3 एक्वस किस किस में टूटेगा? H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। KOH एक्वस किस किस में टूटेगा? K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब KNO3 एक्वस किस किस में टूटा? जो स्ट्रॉन्ग है बेटा, है ना, क्योंकि अगला पेयर वीक का ले रहा हूँ। वीक में आप वाटर वीक है, जैसे अभी राइट नाउ आप देख सकते हो, तो मैं वाटर को नहीं तोड़ रहा हूँ।
यही कहानी केस 2 में होगी, जो वीक होगा उसे कभी भी आपको 100% नहीं तोड़ना है। तो अब K प्लस NO3, K प्लस NO3, ये तो हो गया कैंसिल। यू कैन अगेन सी कि क्या रिएक्शन बन रही है, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गैस H2O लिक्विड। ठीक है, दैट मीन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पेयर लिया, कोई भी, कितने बन सकते हैं बेटा, 30। इस HClO4 एक इसको फिक्स कर दूँ मैं तो मैं 5 बार रिएक्शन लिख सकता हूँ बेस बदल बदल के। फिर H2SO4 के साथ 5 बार, फिर HNO3 के साथ 5 बार, HCl के साथ 5 बार, HBr के साथ 5 बार, HI के साथ 5 बार। टोटल कितनी रिएक्शंस होगी, 30। अब क्या 30 रिएक्शंस को बार बार लिखना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं बेटा। हर रिएक्शन को, इसलिए मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 लिख दिए। हर रिएक्शन के लिए इनिशियल स्टेट H प्लस और OH ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सब कैंसिल होना ही है, 100% आयोनाइज होना ही है। और हर रिएक्शन के लिए फाइनल स्टेट H2O लिक्विड ही रहेगा। दैट मीन यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है बेटा हमें, है ना, कि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर, है ना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर, 1 इक्विवेलेंट इच भी डाल देना बोले ना, 1 इक्विवेलेंट इच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होगी। क्यों होगी फिक्स बेटा, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। हर केस में इनिशियल स्टेट यही होगी, अगर आपने एक इक्विवेलेंट लिया है तो, और फाइनल स्टेट H2 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर और कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन का इफेक्ट नेग्लिजिबल है बट स्ट्रेंथ का है, ठीक है, और वो फिक्स्ड है बेटा। एंड डेल्टा H यूटिलाइजेशन फॉर 1 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर इज फिक्स्ड एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू is 13.7 किलो कैलोरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर। ये भी एक नोट है, मतलब ऊपर वाली दोनों, इसलिए मैंने बोला है कि पूरे चैप्टर में केवल आपको एक ही डाटा याद रखना है कि इस ऊपर वाली रिएक्शन के भी डेल्टा H की वैल्यू -13.7 है। ठीक है, अभी 13.7 किलो कैलोरी में है ना, अगर आप इसे किलो जूल में बदलोगे तो -57.42 किलो जूल। और इस वाले का भी डेल्टा H है ना। अब कॉमनली जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा हम किलो कैलोरी वाली की वैल्यू ही यूज़ करेंगे। तो ये आपको इसलिए मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर में इकलौता एक ही डाटा आपको याद रखना है। ये एक स्टैंडर्ड डाटा है, जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर होगा उसके डेल्टा H की वैल्यू हमेशा फिक्स होने वाली है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आज कराया था, ठीक है ना, इसमें मैंने इसी डाटा का यूज़ करा था। और इसलिए कराया था बेटा कि आपको वहाँ तक याद रहे, वहाँ तक क्या, इनफैक्ट अब आपको जब आप JEE देने जा रहे हो तब तक ये याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होगा अगर मान लीजिए मैं थर्ड रिएक्शन मैंने H2SO4 एक्वस लिया होता, ठीक है ना। अब इसके मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन बेटा, ये तो फिक्स हो गया, H2SO4 एक्वस लिया होता और मान लीजिए इसकी रिएक्शन में, है ना, चलो इसकी जगह भी आप इसको ले लो, BaOH होल ट्वाइस को ही ले लो, इसको लिया होता, मतलब मैंने डाइप्रोटिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और डाई एसिडिक बेस ले लिया, इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, BaSO4 एक्वस, है ना। अब क्या होगा बेटा, ये 2H प्लस देगा, ये 2OH माइनस देगा, मतलब +2H2O लिक्विड। अब मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, आपसे बोलेगा इस रिएक्शन का डेल्टा H की वैल्यू बताओ, इस रिएक्शन के डेल्टा H की वैल्यू बताओ। तो अल्टीमेटली ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है बेटा और वो भी स्ट्रॉन्ग है। जब आप इसे तोड़ोगे और इसे तोड़ के लिखोगे, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, है ना, तो तोड़ तो रहा हूँ आपके लिए, 2H प्लस एक्वस है सल्फेट एक्वस, बट बचेगा 2H प्लस, BaOH होल ट्वाइस किस किस में टूटेगा, Ba+2 +2OH माइनस एक्वस,
ठीक है। अब BaSO4 को तोड़ दें किस किस में, Ba+2 और सल्फेट, और वो मैंने कैंसिल कर दिया, और नेट क्या बचा बेटा, ऑब्वियसली जब आपके पास 2 H+ हैं और 2 OH- हैं तो ऑब्वियसली आपके पास 2 मोल पानी बनेगा, ठीक है ना, इसलिए हमने डेफिनेशन 1 इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में लिखी थी। अब मैं आपसे इसका डेल्टा एच पूछूं तो हमें पता होना चाहिए एंथैल्पी एक किस तरह की प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, तो वो आपको सीधे सीधे 2 × -13.7 मतलब -27.4 किलो कैलोरी। ये है पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, कि हमें याद केवल एक के लिए रखना है बेटा कि पर मोल ऑफ वाटर जब बनेगा किससे, H+ एक्वस और OH- एक्वस से, तो उनकी वजह से जो डेल्टा H की वैल्यू है वो -13.7 किलो कैलोरी होती है। अब 2 मोल बन रहे हैं तो 2 कर दिया हमने। अब इसी का और एक्सटेंशन क्या है बेटा, मान लीजिए मैं अगला एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना, कैलकुलेट हीट रिलीज्ड व्हेन, है ना, जब आपको मैं हीट रिलीज बोल दे रहा हूँ बेटा तो उसके बाद आपको माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, मोनो, क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन सकता है बेटा, ये मोनो नेचर के एसिड और बेस हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मोनो नेचर एसिड एंड बेस आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, 1 मोल ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग mono acid and base, strong mono acid and base are reacting with each other, how much heat is released, ठीक है। तो अगर उसने बेटा अब मोल में दिया है और मोनो बोल दिया है तो ऑब्वियसली 1 मोल पानी बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपको 1 ही मोल देगा H+ का, स्ट्रॉन्ग बेस आपको 1 ही मोल देगा OH- का, तब 1 मोल पानी बना, तो आप बोलोगे हीट कितनी रिलीज हुई, 13.7। अब मान लो वो क्वेश्चन को और बदल दे बेटा कि स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है विथ स्ट्रॉन्ग बेस, हाउ मच हीट इज रिलीज, ये है क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है, अब बेस कोई भी हो बेटा, अभी तो बेस भी मैंने डाई लिया है, बट उसने जब कंडीशन दे दी है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बोल दिया है तो अब बेस कोई भी हो, मुझे तो इसका न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट कराना है, और इसका न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने का मतलब ये 2 H+ देगा, तो ऑब्वियसली इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के भी 2 OH- चाहिए, बेस से भी। अब वो स्ट्रॉन्ग हो या डाई, मतलब मोनो हो या डाई हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पानी कितना बनेगा, 2 मोल ही बनेगा, और 2 मोल पानी बनेगा तो अब हीट रिलीज कितना बोलेंगे, 27.4। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बेटा जिनमें वो आपको उलझा सकता है, और जब तक आप मेरे साथ हैं मैं उलझने तो नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो अब जैसे हीट रिलीज, अगले में मैं थोड़ा सा और लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, कैलकुलेट हीट रिलीज व्हेन 200 ml 0.2 मोलर, ठीक है ना, HI एक्वस। अब ये है कंसंट्रेशन का रोल बेटा, कि कंसंट्रेशन 0.2 मोलर मैंने लिखा है, ठीक है, जो उतना ज़्यादा इन्फिनिट डाइल्यूशन वाला नहीं है, बट हम लोगों को अभी तो, ठीक है ना, इसे सेकेंड वाले फैक्टर जब तक नहीं गिवन है तब तक हमें अकाउंट में नहीं लेना है। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HI एक्वस reacts with 300 ml 0.1 molar RbOH एक्वस, ठीक है। तो जब भी बेटा हीट की बात आ जाए मतलब तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भैया ये थर्मो केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, एक रिएक्शन हो रही है और उसमें हीट रिलीज की बात करा तो ये केवल थर्मो केमिस्ट्री है, पहले चीज़ है ना, क्योंकि क्वेश्चंस की अटेम्प्ट कैसे होनी है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये वजन चलना चाहिए कि ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। दूसरा फिर हम पेयर देखें बेटा, एसिड बेस का पेयर है, ठीक है, और वो भी स्ट्रॉन्ग है दोनों, क्योंकि और कुछ डाटा अगर नहीं गिवन है तो पक्का वो स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि वीक के लिए कुछ एक्स्ट्रा डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं अभी बस 2 क्वेश्चन करा के वीक पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ही है बेटा, और हमेशा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पेयर आ जाए तो आपका पूरा कंसर्न केवल और केवल वाटर पर होना चाहिए कि आखिर कितने मोल पानी बन रहा है, आखिर कितने मोल पानी बन रहा है। तो इसके लिए आप अपनी रिएक्शन लिखोगे, HI की रिएक्शन किसके साथ, RbOH के साथ, ठीक है ना, HI एक्वस प्लस RbOH एक्वस, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे आपका, ठीक है ना, RbI एक्वस प्लस वाटर। अब इसमें तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा,
वो तोड़ना फोड़ना इसलिए था कि आपको समझा सकूं कि हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर का फिक्स है, ठीक है ना। अब तो सीधे बस अब यहाँ पर मोल्स निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ते हम मोल कॉन्सेप्ट में बेटा, बट उसका थॉरो नॉलेज हर चैप्टर में रिक्वायर्ड है और वो आपको होना चाहिए कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन है ना। वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ता है, तो HI के लिए मोलरिटी 0.2, 200 ml का मतलब 0.2 मतलब 0.04, तो आपके पास HI के 0.04 मोल है। इधर RbOH की बात करूँ, मोलरिटी 0.1 और वॉल्यूम 300 ml मतलब 0.3, तो ये हो गया कितना 0.03, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट का भी तड़का लग रहा है बेटा। तो जब भी दो सब्सटेंसेस के अमाउंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारा काम होता है सबसे पहले क्या पता करना, LR। और LR कैसे पता करते हैं बेटा, गिवन मोल्स को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है ना। खूब सिंपल होता है, बट मोल में बच्चा थोड़ा थोड़ा तो कंफ्यूज रहता ही है, ठीक है। 0.03 को 1 से डिवाइड करो, 0.03, 0.04 को 1 से डिवाइड करो, 0.04, जिसके लिए रेशो छोटा आता है वो होता है कि आपका LR। तो यहाँ पर ये छोटो बोल रहा हूँ सॉरी, है ना, ये छोटा जो आया है रेशो वो RbOH के लिए मतलब। और LR से क्या पता पड़ता है बेटा, जितना भी प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन में, वो डिसाइड करने का अधिकार भी किसके पास होता है, LR। मतलब अभी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ वाटर, हमें केवल वाटर से मतलब है बेटा। एसिड बेस रिएक्शन में अगर हीट रिलीज का क्वेश्चन आ रहा है, केवल और केवल पानी के मोल्स निकालने हैं, एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, RBI कितना बना, ये सब करके आप केवल अपना टाइम खोटी करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उस आपको समय भी बचाना है बेटा, आपका समय खूब ज़्यादा कीमती है बेटा। क्वेश्चंस तो स्टूडेंट की एक दिक्कत ये भी होती है सर, क्वेश्चन बन तो जाते हैं, समय खूब लगता है। तो मैं आपकी इन सब चीज़ों में ही मदद करूंगा। एक तो क्वेश्चन जो पहले अभी तक आप जहाँ पर भी पढ़े हुए हैं, आपके अगर 10 क्वेश्चन में से 5 बन रहे थे, तो मेरे कोर्स का गारंटेड 7 या 8 बनेंगे आपके, ये मेरा एश्योरेंस है, ठीक है ना। और अगर आपके पहले से ही 8-9 बन रहे थे, बट आप उन 10 क्वेश्चन को करने में 50-60 मिनट लगा rहे थे, तो इस कोर्स के बाद आप उन्हें 20 से 30 मिनट में पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, बट यू हैव टू सिंसियरली फॉलो दिस कोर्स, उसी के बाद आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से ये हो गया। वाटर के मोल्स हो गए 0.03, ख़त्म कहानी, बाकी कुछ मत सोचो बेटा, ठीक है। हाँ, अगर इसका कोएफिशिएंट 2 होता तो क्या करते बेटा, डबल कर देते, ठीक है ना। 3 होता तो ट्रिपल कर देते, इसका 2 होता, इसका 1 होता तो क्या कर देते, हाफ कर देते, 0.03 का। तो ये आपको पता ही होगा बेटा। इसके लिए भी मैं जनरल रूल बताता हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो वो भी बता दो बेटा। 3A gives 5B, ठीक है ना। तो अगर A के मोल से B के मोल्स निकालने हैं, तो हमेशा जिसके, मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि A के 6 मोल हैं, B के कितने मोल बनेंगे, तो जिसके मोल्स आपको किसके निकालने, B के बेटा। B का कोएफिशिएंट कितना है 5, वो रखो ऊपर, A का कोएफिशिएंट नीचे, ठीक है। मतलब सीधा सीधा रूल बेटा, जिसको निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, और जिसको क्या करना है आपको, जिससे निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो 5/3 इंटू 6 मतलब 10 मोल, ठीक है। तो ये काम ओरली एक बार LR निकाल के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा पूरी रिएक्शन में सबके मोल्स निकालने पे टाइम खोटी कर देता है, बट उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेटा, सीधे जिसकी ज़रूरत है उसी पर आओ। तो अगर पानी के 0.03 मोल्स बने हैं, तो हीट रिलीज, अब सीधे सीधे हीट रिलीज पे आ जाओ। हीट रिलीज कितनी हो जाएगी, 0.1 मोल पानी बनता तो कितनी हीट रिलीज होती, 13.7 किलो कैलोरी। अब बन रहा है कितना, 0.03, ठीक है ना। तो 13.7, अब मैं कैलोरी में निकाल लेता हूँ बेटा, तो इंटू 1000 भी कर देता हूँ। ये तीनों जीरो से ये सब डेसिमल गए, तो 137 इंटू 3 मतलब 411 कैलोरी, है ना। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन का, है ना, एक और पार्ट कर लें। हाँ चलो, एक ही पार्ट काफ़ी है। हाँ, अब एक चीज़ और बता दूं बेटा, इम्पोर्टेंट नोट आपका, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेकंड फैक्टर।
हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है बेटा, बट एटलीस्ट बता ज़रूर दूँ। सेकेंड फैक्टर का रोल ये है कि HCl M1 मोलरिटी वाला, NaOH M2 मोलरिटी वाला, ठीक है, दोनों अलग अलग मोलरिटी के हैं, रिएक्ट करके NaCl बना रहे हैं ऑफ M3 मोलरिटी प्लस वाटर। समझे? तो अगर मोलरिटीज अलग अलग हैं बेटा, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो होगा बेटा, वो आप -13.7 ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डाटा गिवन ना हो। इसलिए सेकेंड फैक्टर का रोल आ रहा है। तो उसका रोल कैसे लेना, बस मैं उतना सा समझा रहा हूँ कि अगर एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं गिवन है तो मैं डेल्टा HR को -13.7 ही लूँगा। बट अगर गिवन है बेटा, तो फिर आपको इसका डेल्टा H डाइल्यूशन ऑफ HCl जो भी गिवन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, और उससे आप इसे HCl एक्वस पर लाओगे। क्योंकि एक बार आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डाटा देने का मतलब क्या बेटा, वो सीधे सीधे एक्वस मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब खूब ज़्यादा पानी हो गया, तो M1 कंसनट्रेशन से सीधे वो एक्वस में आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली वो 100% आयोनाइज केवल एक्वस में ही होगा, मतलब इन कंसनट्रेशंस पर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा इसके पीछे का इम्पोर्टेंट, HCl M1 और NaOH M2 इन कंसनट्रेशन पर कभी भी वो 100% आयोनाइज होने वाला नहीं है। बट अगर डाटा नहीं गिवन है तो मजबूरी होती है बेटा, हमें मानना पड़ता है ना। और अगर गिवन है तो फिर इस तरीके से आप पहले दोनों को डाइल्यूट करवाइए, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों का रिएक्शन करवाते तो आपका NaCl एक्वस बनता प्लस H2O लिक्विड, इसका डेल्टा H देखो कितनी बढ़िया चीज़ आ रही है ना, इसका डेल्टा H है बेटा -13.7 ना। इस रिएक्शन का हम लोग हमेशा इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड मान के चलते हैं, और अगर नहीं तो फिर ये डाटा पता होना ज़रूरी था। और इसके लिए बात करें बेटा तो NaCl M3 से NaCl एक्वस मतलब इट इज़ डेल्टा H डाइल्यूशन ऑफ किसका, NaCl। वाटर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाटर तो वीक ही है। तो अब अगर आप लोग अभी तक इस रिएक्शन की बात कर रहे हो, मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ये चीज़ भी आ सकती है। और अगर ये डाटा गिवन होता तो फिर उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस पर डेल्टा H की वैल्यू 13.7 होने वाली नहीं है। क्योंकि तब क्या होगा बेटा, अब आप अपना फिक्स कर लो बेटा, क्या फिक्स कर लूँ, क्या फिक्स कर लूँ, है ना। इससे मैंने ले लिया कौन सी स्टेट, इनिशियल स्टेट, ठीक है। और इसे मैंने ले लिया है कौन सी स्टेट, फाइनल, जो अलग से कर रहा हूँ बेटा। और ये दो पाथ हो गए बेटा, ये पाथ 1 है, इस इनिशियल से इस फाइनल में जाने के लिए पहले मैं ऐसे गया, और ये है मेरा पाथ 2, दूसरी बार में इस तरह से गया। कॉन्सेप्चुअली दोनों का डेल्टा H क्या होना चाहिए, सेम, मतलब आई विल से डेल्टा HR पहले पाथ का बेटा प्लस डेल H डाइल्यूशन ऑफ किसका, NaCl, ठीक है। पहला पाथ डेल्टा HR प्लस डेल H डाइल्यूशन ऑफ NaCl, इट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा H डाइल्यूशन ऑफ किसका, HCl, ये पहले दूसरे पाथ से चल रहा हूँ बेटा, प्लस डेल H डाइल्यूशन ऑफ क्या, NaOH, ओके, और प्लस -13.7। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये डाटा ही गिवन नहीं होता बेटा, दिस और दिस, अगर ये गिवन नहीं होता तो गिवन नहीं है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है मैंने, ये गिवन नहीं है तो फिर आपको इन्हें मजबूरी में नेग्लिजिबल मानना ही पड़ता। और ये नेग्लिजिबल हो जाता तो डेल्टा HR की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती है आपकी, -13.7 ही हो जाती। तो गिवन है तो फिर इस तरीके से करना पड़ेगा, नहीं गिवन है तो हमेशा हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर के लिए जब भी 1 मोल पानी बन रहा है
तो उसका डेल्टा एच का वैल्यू फिक्स है, वो हमेशा 13.7 किलो कैलोरी हीट ही रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर में जितना मुझे आता था मैंने एक एक चीज़ आपको कुरेद के बता दी है, और ये फिक्स वैल्यू केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर के लिए है, क्योंकि वीक होते ही कहानी थोड़ी सी बदलेगी। तो आप यहाँ तक नोट करें बेटा, तो मैं वीक का भी एक केस बता दूँ। चलिए अब केस 2 अगर हम लोग लेते हैं बेटा, केस 2 है एटलीस्ट वन इज वीक। अगर कम से कम एक वीक हो जाए, अब वो कोई भी वीक हो सकता है बेटा ना, मतलब एटलीस्ट वन का मतलब कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो जाए, तो हम लोग इनडायरेक्टली है ना सिंप्लीफाइड वे में केवल 2 ही केस से काम कर रहे हैं। तो केस 2 है हमारा एटलीस्ट वन इज वीक, और एटलीस्ट वन इज वीक में अब आपके बाकी सभी रिमेनिंग केसेस, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक पेयर ये बन सकता है बेटा, एक पेयर बन सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और एक पेयर और बन सकता है दैट इज वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पेयर हो जाता है बेटा, है ना, तो सबसे पहली बात है ना डेल्टा एच फॉर द एनी ऑफ द अबव पेयर, डेल्टा एच फॉर द एनी ऑफ द अबव पेयर, इनमें से कोई भी पेयर हो इज नॉट फिक्स्ड। अब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बेटा, फिक्स वैल्यू पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में के लिए एक ही है, वो है H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2O लिक्विड, जब 1 मोल पानी बन जाए पूरे H प्लस और पूरे OH माइनस से, और वो है 13.7। अब क्यों नहीं फिक्स है बेटा, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया बेटा वीक और दोनों वीक कभी भी 100% आयोनाइज होने वाले नहीं है, और अगर ये 100% आयोनाइज नहीं होंगे तो इन्हें आपको आयोनाइज कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, और वो हीट आप कभी नहीं दोगे। ऐसा नहीं कि आप आग लगा के बैठ गए, बोले कि हमें तो सर आग लगाने में मज़े आते हैं, हम खूब आग लगाएंगे, आप एक्स्ट्रा हीट देने बैठ गए, नहीं। वो अपने आप जो बेटा, जब भी 2 एसिड बेस आप मिलाओगे, एक बीकर में एसिड है दूसरे बीकर में बेस है, जब भी आप इन दोनों को मिलाओगे, ठीक है, तो हमेशा हीट रिलीज़ होनी है। मैंने नोट बना के लिखा हुआ है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आप सोचो स्ट्रॉन्ग है तो हीट रिलीज हो रही है, मैंने जनरल स्टेटमेंट दिया है, एसिड बेस एक एक्सोथर्मिक है, चाहे अब दोनों स्ट्रॉन्ग हो चाहे दोनों वीक हो, एक्सोथर्मिक तो हर बार होगी ही होगी। तो एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या है बेटा, एक बीकर में एसिड था दूसरे में बेस था, अगर आपने उन्हें किसी थर्ड कंटेनर में मिला दिया तो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी, उस रिलीज हीट से आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है। हमें कैसे पता पड़ेगा हीट रिलीज होगी, तो अब नेक्स्ट सेशन में आएगा बेटा, है ना। मुझे लग रहा था आज लास्ट सेशन हो जाएगा, बट अभी कैलोरीमेट्री रेजोनेंस एनर्जी 2 टर्म्स और बाकी हैं जो 1 घंटा लगभग खाई जाएंगे हमारा, तो हम नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करेंगे। आज हम पहले इसको बस ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी में, ब्रांच होती है कैलोरीमेट्री, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कैलोरीमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं आखिर कितनी हीट रिलीज़ हुई, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके हर रिएक्शन का निकाला है बेटा, ऐसा नहीं कि बस उनको सपने में आया था और उन्होंने आपको डेल्टा एच बता दिया, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट में मेज़र करा गया। तो जब पहली बार हमने देखा बेटा दोनों पेयर स्ट्रॉन्ग डाले उस कैलोरीमीटर के अंदर रिएक्शन करवाने के लिए, तो हमने देखा कि हर बार जो टेम्परेचर राइज था, अगर इनिशियल टेम्परेचर फिक्स रखा, अमाउंट भी फिक्स रखा, तो हर बार टेम्परेचर राइज आपका सेम आ रहा था। तो इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने बोला कि हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पेयर का डेल्टा एच का वैल्यू सेम ही रहेगा अगर 1 मोल पानी बन रहा है। बट वीक एसिड में जब उन्होंने देखा तो टेम्परेचर राइज पहले से कम हुआ, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हो रहा था। दैट मीन इससे उन्हें पता पड़ेगा कि हीट रिलीज कम हो रही है, ठीक है। दूसरा कि हर बार पेयर अलग अलग एसिड या बेस लेने पर डेल्टा एच की हीट टेम्परेचर जो फॉल चेंज था वो अलग अलग हो रहा था। तो इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं हुई बेटा। क्यों नहीं हुई फिक्स वैल्यू, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस किस स्ट्रेंथ का है।
है ना। जैसे आपने अगर एसिटिक एसिड लिया और फॉर्मिक एसिड लिया, दो अलग अलग केस, वन स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद एसिटिक एसिड while another student is performing experiment with formic acid. तो both are weak acid, but they both will get the different temperature change. इसका एसिटिक एसिड वाला का अलग होगा बेटा, इफ़ द स्टार्टिंग कंडीशंस आर सेम, अमाउंट सब कुछ सेम है, दोनों को NaOH से न्यूट्रलाइज करवा रहे हो आप, दोनों के टेम्परेचर राइज की वैल्यू अलग अलग होगी। वाई? क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, किससे? फॉर्मिक एसिड। ये शायद आपको इनऑर्गेनिक कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी पता है बेटा, ठीक है। क्योंकि H का तो आई इफेक्ट 0 होता है, बट CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट वाले हमेशा एसिड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। और ये आपको ऑर्गेनिक तो हो गया ना, आयनिक से भी पता है, मैंने भी बताया है, अगर आपको याद हो। एसिटिक एसिड के Ka की वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻⁵, जबकि फॉर्मिक एसिड के Ka की वैल्यू होती है 1.8 × 10⁻⁴। जिस एसिड का Ka जितना ज़्यादा होता है वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो इस वजह से अब ये वैल्यू डेल्टा H फॉर एनी ऑफ द अबव पेयर इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग होगी। एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो फिक्स नहीं है बेटा, दूसरी बात इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, अब बार बार ये मैं बोल चुका हूँ बेटा, बट तब भी मैं लिखना ज़रूरी समझूंगा, फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि आप उसी में गड़बड़ कर दो। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, इज लेस देन 13.7 किलोकैलोरी, है ना। इसमें भी स्टूडेंट क्या होता है कि, है ना, ऑफलाइन में तो मेरे झगड़े हो जाते हैं स्टूडेंट से काफ़ी, कि स्टूडेंट इसमें क्या करता है, स्टूडेंट इसमें बोलता है सर न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन है 13 मतलब मैं स्टूडेंट से मस्ती में पूछता हूँ कि माइनस लेस देन है 13.7 से, तो -13.7 से छोटा -14 की -13 क्या लोगे? स्टूडेंट सीधे -14 बोल देता है ना, ठीक है। वो मैथमेटिक्स लगा देता है कि -14 छोटा है -13.7 से। बी केयरफुल, ये मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पर माइनस साइन के लिए इतना इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग ओनली दैट मच दैट हीट क्या हो रही है, आपका रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप बोल रहे हो कि हीट रिलीज कम हो रही है, इसका मतलब हीट रिलीज कम होने का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 13.7 से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ द रिलीज हीट उस पर्टिकुलर वीक एसिड या वीक बेस के आयोनाइजेशन में चला गया है। आप अलग से कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे हो बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बार बार बोला है ये कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है कि नहीं, ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ आपको, है ना। मुझे प्यास भी लग रही थोड़ी सी कि मैं आपसे पूछूं ये चौक वाटर में सॉल्युबल होगी कि नहीं, सॉल्युबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं ताकि आपके माइंड में रहे। आपने इस चौक को उठा के पानी में डाल दिया, थोड़ी देर तक छोड़ दिया बेटा, 2-4 मिनट घूम लिया, व्हाट्सएप में मैसेज वैसेज चेक कर ले, फेसबुक में भटिया लिया किसी से, ठीक है, 2-4 फोटो लाइक कर दिए किसी के, जो भी करा आपने। उसके बाद आपने देखा अगर नीचे चौक का पीस नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वो सॉल्युबल हो गया, और दिखाई दे रहा है तो इनसॉल्युबल है। बस ये है सॉल्युबिलिटी का रूप। अब सॉल्युबिलिटी में हमेशा 2 एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, है ना, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, हम करेंगे भी बात बेटा। कौन सी? पहले इसका जो क्रिस्टल बना हुआ है बेटा, ये क्रिस्टल की शेप में नज़र तो आ रहा ना, हालांकि ये एमॉर्फस सॉलिड है, बट समझने के लिए पहले जो इसका क्रिस्टल बना हुआ है ये टूटेगा, पहले जो इसका क्रिस्टल बना हुआ है ये टूटेगा बेटा, है ना। और ये क्रिस्टल टूटने के बाद क्या करेगा आपका, और टूटने के लिए कहाँ से एनर्जी आएगी, कहीं से नहीं, वो अंदर ही अंदर चल रही है। ये टूटने के लिए एनर्जी जो चाहिए उस एनर्जी को बोलते हैं कौन सी? एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। और फिर इसका हाइड्रेशन होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अगर रिलीज एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको क्रॉस कर जाए, तो फिर आपको ये क्रिस्टल पानी में नज़र आने वाला नहीं है। दैट मीन आप बोलोगे ये कंपाउंड क्या हो गया, वाटर में सॉल्युबल हो गया, ठीक है ना। तो अब आपके माइंड में ये डाउट ज़रूर आ सकता है कि सर स्टार्टिंग वाली एनर्जी कहाँ से आई। चलो हाइड्रेशन में तो एनर्जी रिलीज़ होती, शुरू में कैसे आई? तो जैसे ही बेटा पानी में डाला, एटलीस्ट सरफेस के मॉलिक्यूल्स का तो हाइड्रेशन चालू हो गया, पानी चिपका तो सही कुछ ना कुछ आके। हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है, लास्ट सेशन में मैंने बताया था। उस एनर्जी रिलीज से इनके क्रिस्टल जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो हल्का सा कम हुआ,
उससे फिर थोड़ा सा पानी और अंदर घुसा, फिर हाइड्रेशन हुआ, उससे और एनर्जी रिलीज हुई, वो और टूटा। अब लगातार पानी अंदर घुसते जा रहा, घुसते जा रहा, घुसते जा रहा है। मतलब अगर हाइड्रेशन प्रॉपर होता जा रहा है इसका, तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी और वो क्रिस्टल को तोड़ तोड़ के पूरी तरह से सॉल्युबल बना देगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही कहानी है कि आपको अलग से कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको अलग से कोई भी हीट देने की ज़रूरत नहीं है। जो हीट रिलीज़ हो रही थी उसी में से कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 13.7 से कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल लूँ आपको कि मैंने एसिटिक एसिड एक्वस की रिएक्शन है ना, अभी अपने आप में देखो ना 1 घंटा मुझे ऑफलाइन में भी लग ही जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा बोर्ड ऑफलाइन में बोल के लिखाता हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ आपके लिए, मैं एक एक चीज़ बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप। एसिटिक एसिड जब NaOH एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव यू CH3COO Na एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ठीक, इस रिएक्शन का डेल्टा H जो होगा बेटा वो मान लीजिए है ना, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है बट सपोज करो हमने बोला -12.5 किलो कैलोरी, तो ये पक्का क्या हो गया बेटा, ये 13.7 से कम है, हर बार कम होगा। ठीक है ना, आपको इसलिए केवल 6 स्ट्रॉन्ग एसिड और 5 स्ट्रॉन्ग बेस याद रखने हैं, उनके अलावा जो भी आएगा वो वीक है। तो ये एक तरह से NaOH तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और ऐसा होते ही आपकी जो हीट रिलीज़ होगी वो 13.7 से कन्फर्मली कम होनी है। अब कितनी कम हुई बेटा, है ना, हमेशा न्यूमेरिकल डिफरेंस देखा करो, होनी चाहिए थी 13.7, हो रही है 12.5, कितनी कम हुई 1.2, वो कहाँ गई, वो इस पर्टिकुलर इसके आयोनाइजेशन में गई। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अगली टर्म भी है, मैं लिखा भी रहा हूँ डेफिनेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा बस न्यूमेरिकली डिफरेंस देखना है, होना चाहिए था 13.7 क्योंकि पानी का 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो होना चाहिए था 13.7 बट हो रहा है 12.5, तो दोनों का न्यूमेरिकली डिफरेंस अगर देखोगे तो इट इज़ 1.2 किलो कैलोरी, है ना। ठीक है, अब इसको मैं पूरा समझाऊं बट उसके लिए पहले एक और डेफिनेशन यहीं पे डाल दूं, क्या, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यहीं पर यूज़ होगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे बेटा, इट इज़ एंथैल्पी चेंज व्हेन, ये तब का एंथैल्पी चेंज है व्हेन 1 मोल ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, when 1 mole of any electrolyte, enthalpy change when 1 mole of any electrolyte is completely ionized into its component ions, constituent ions बोलो, component ions बोलो, कुछ भी। enthalpy change when 1 mole of any electrolyte is completely ionized into its component ions, तब का एंथैल्पी चेंज जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को पूरी तरह से उसके आयंस में तोड़ देते हो बेटा। तो इसके भी 2 केस बनेंगे, पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डेल्टा H आयोनाइजेशन पॉजिटिव होगा, दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऐसी तो उसका डेल्टा H आयोनाइजेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि बार बार बोल ही रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग हमेशा 100% आयोनाइज है, लाइक एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड एक्वस वीक एसिड होने की वजह से बेटा इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, उस इक्विलिब्रियम को तोड़ने के लिए, उस इक्विलिब्रियम को तोड़ने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी, वही इसका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आप हमेशा जहाँ भी देखिए आपने एसिटिक एसिड को हमेशा क्या लिखा है बेटा, रिवर्स। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमें चूंकि 1 मोल पूरा H+ चाहिए और इस पूरे 1 मोल H+ को लाने के लिए, इस 1 मोल H+ को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 मोल H+ को लाने के लिए मुझे 1 मोल ही, ठीक है ना, पूरा एसिटिक एसिड का 1
ना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी 1 मोल पूरा नहीं टूटता है और उसे तोड़ने के लिए ही मुझे उसे एनर्जी देनी पड़ रही है। उस एनर्जी को ही एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोली जा रही है, जो ये वैल्यू है आपका। ठीक है, ऐसे कोई भी हो बेटा, अगर 2-4 में लिख दूँ, मान लीजिए NH OH एक्वस हो, तो इसको तोड़ने के लिए NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है ना। मान लीजिए आपका क्या हो, है ना, फॉर्मिक एसिड ही क्यों ना ले लो बेटा, सब वीक है, ठीक है ना। हाँ, आपस में ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। फॉर्मिक एसिड रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलेटिव वर्ड बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा बेटा, है ना। फॉर्मिक एसिड रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, एसिटिक एसिड से, लाइक दिस। बट अगर ये कहानी स्ट्रॉन्ग के लिए होती, लाइक HCl एक्वस, तो HCl एक्वस तो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बेटा, वो अपने आप ही पूरा पूरा टूट जाएगा। H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, है ना। मान लीजिए NaOH एक्वस हो, तो NaOH एक्वस भी स्ट्रॉन्ग है, ये पूरा टूट जाएगा Na प्लस एक्वस और किस में, OH माइनस एक्वस। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप टूटते चले जा रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, वीक का एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा और स्ट्रॉन्ग का हमेशा नेगेटिव। तो अब अगर आपको थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करूं, एक लास्ट चीज़ बेटा, है ना, ताकि मैं फिर इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लूँगा, है ना। हर बार हम इस टेक्निक को लगाएं तो उससे आपका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि वीक में स्ट्रॉन्ग के तो 2-3 तरह के ही क्वेश्चन है बेटा, बस वाटर के मोल से कितनी हीट रिलीज हो रही है, बट वीक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। तब मैं इसको बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को ढंग से समझाऊँ, है ना। एसिटिक एसिड तो वीक है, एक कॉन्सेप्चुअली करना हमेशा ओरली ही है आपको, बट कॉन्सेप्चुअली समझाऊँ। एसिटिक एसिड एक्वस, अब NaOH एक्वस को हमने Na प्लस एक्वस और क्या करा, OH माइनस एक्वस, ठीक है। CH3COO Na को तोड़ा हमने किस किस में, CH3COO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। जो स्ट्रॉन्ग है देखो, है ना, ध्यान दें, एक बार मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ समझा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग है केवल आपने उसी को तोड़ा है बेटा, ठीक है ना। तो अब आपको इस रिएक्शन का, है ना, थोड़ी सी ज़रूरत बेटा मुझे यहाँ की भी पड़ी जाएगी, ताकि आराम से खुला खुला लिख पाए रिएक्शंस को। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपसे कि इसका डेल्टा एच आपको गिवन था कितना, -12.5, ठीक है। अब हमने अभी बोला बेटा कि H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, इस रिएक्शन का तो आपको सभी को याद रखना कंपलसरी है ही। H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स H2O लिक्विड, इसका डेल्टा एच फिक्स है कितना, माइनस का 13.7। और रही बात बेटा कि CH3COOH एक्वस गिव्स यू CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, इसका डेल्टा एच हमें पता नहीं बेटा, मान लो x है। तो ये 3 इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, तो मैंने आपसे क्या बोल दिया है, आपको करना तो ओरली है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, बट एडवांस लेवल के लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हो क्यों रहा है। अब अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूँ, है ना, मैंने 2, 3 को ऐड करा तो H प्लस एक्वस कैंसिल, देखिए क्या मिल रहा है बेटा, CH3COOH एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स यू CH3COO माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। तो डेल्टा एच कितना हो गया, -13.7 प्लस x, है ना। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस और ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिन्हें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, आपने दोनों को ऐड करा, ठीक है ना, तो डेल्टा एच भी उनका ऐड हो गया। अब अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों क्या है बेटा, सेम है, मतलब इसको मान लो, चलो मैं 4 नाम दे दूँ,
तो इक्वेशन 1 and 4 आर आइडेंटिकल, मतलब -12.5 जो है इट शुड बी इक्वल्स टू -13.7 प्लस एक्स। और आप देख लो x की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आई बेटा, 1.2 किलो कैलोरी। अब आप मुझे बताइए बेटा कि जब हमें तो एग्ज़ाम में केवल आंसर ही तो निकाल के आना है। अगर सही आंसर हमारे, मैं कह रहा हूँ आपके बगल में जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त के बगल में महात्मा गांधी आके बैठ जाते थे, वो उन्हें राय देते चलते थे कि अब ये करो, अब ये करो। देखी होगी ना सभी ने, ठीक है, संजू भी देख ली होगी मुझे लगता है आपने। तो उस पिक्चर में महात्मा गांधी आके सब बताते चलते थे। मैं कह रहा हूँ आपके बगल में ब्रह्मा जी आके बैठ गए, उन्होंने आपने क्वेश्चन पढ़ा, ब्रह्मा जी ने बगल में बोला आंसर बी। ब्रह्मा जी तो परम शक्ति हैं बेटा, उन्होंने बोल दिया बी तो टिक करो, इतना तो भरोसा करना पड़ेगा आपको, है ना। अगले का सी, वो आपके इसलिए बगल में परम शक्ति बैठे हैं बेटा। 90 के 90 क्वेश्चन आप मुश्किल से 2 मिनट में टिक करके, 10 मिनट में टिक करके बैठ जाओ, उनके साथ बटियाओ या एक्टिंग करो पेपर हाँ हाँ करने की, ठीक। तो अगर आपके पास ऐसी कोई परम शक्ति मिल गई है बेटा जो आपको आंसर बता रही है, तो फिर तो टिक ही करना है ना बेटा, फिर आपको टाइम थोड़ा खोटी करना है, ठीक है। तो जब हमारा आंसर यहीं से ओरली था तो ये करने की हमें ज़रूरत ही क्या। ये केवल एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थी कि एक्चुअल प्रोसेस ये होती है बेटा। हमें ढंग से जो एडवांस लेवल में जिनको है ना एक एक चीज़ क्लियर होना, जिनको लगता है मुझे एक एक चीज़ पता होना चाहिए, उनके लिए बेटा। बाकी अदरवाइज़ हर जने के लिए एग्ज़ाम में तो यही तरीका रहेगा बेटा कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है 13.7 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो, यू विल इमीडिएटली गेट द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ क्या, किसकी, उस पर्टिकुलर एसिडियम बेस की, है ना। अब इसमें उल्टे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लीजिए हमसे बोल रहा है कि डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड जो है 0.7 किलो कैलोरी है। ये क्वेश्चन है बेटा, है ना, कि इफ डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 0.7 किलो कैलोरी देन कैलकुलेट हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of formic acid reacts with 1 mole of formic acid reacts with 1 mole of KOH। ये रिवर्स टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, एक में मतलब दो ही तरह के क्वेश्चन है, एक में डेल्टा H गिवन होगा तो आयोनेशन पूछेगा, एक में आयोनेशन देकर डेल्टा H पूछेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ही एक रूल में लिखा रहा हूँ नीचे, बस लास्ट चीज़ नोट, ताकि एक आधा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में बढ़िया करके फिर हम लोग कैलोरीमेट्री रेजोनेंस को देखेंगे। तो फॉर्मिक एसिड HCOOH इज रिएक्टिंग विथ किसके साथ, KOH। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपका HCOOK प्लस H2। इन दोनों ने रिएक्ट करके HCOOK प्लस H2 बना दिया, ठीक है ना। अब अगर आपको इसका डेल्टा H चाहिए बेटा, है ना, तो अब देखो उसमें क्या बोला था मैंने कि 13.7 में से उस वैल्यू को माइनस करो। यहाँ पर हर एसिड बेस रिएक्शन के लिए, अब मेरा रूल बेटा इसी से होगा, हर एसिड बेस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा H की वैल्यू पहले तो याद कर लो कि -13.7 है, वो लिखी है आपने, ठीक है ना। अब अगर इसको प्लस करो, क्या, अगर एसिड वीक है तो उसका प्लस बेस वीक है तो उसका, ठीक है ना। अगर दोनों स्ट्रांग है बेटा तो फिर तो 0-0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म। बट जो भी वीक हो, बस एक सीधा सीधा रूल। यहाँ पर देखें बेस तो स्ट्रांग है तो ये वाला काम तो हट गया, बट एसिड वीक है तो उसका 0.7 यहीं पर ऐड कर दो, झंझट ही ख़त्म। सीधे सीधे आप बोलोगे -13 किलो कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ से बस मैं लास्ट चीज़ बेटा, ताकि आप अगली क्लास में एक आधा क्वेश्चन करा के रेजोनेंस एनर्जी और कैलोरीमेट्री को फिनिश करेंगे। यहाँ से क्या नोट समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ से नोट क्या समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हो, ठीक है ना, इफ़ेक्ट्स वगैरह देखकर, रेजोनेंस वगैरह देखकर कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, मेसोमेरिक लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्या फैक्टर्स लग रहे हैं। आप आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस की स्ट्रेंथ कंपेयर करते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ Ka एंड Kb से, बट आप थर्मोकेमिस्ट्री में एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हो किससे, जिसका डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा। जैसे सबसे ज़्यादा किस पेयर के लिए आ रहा है बेटा, 13.7 वैल्यू किस पेयर के लिए आ रही है, स्ट्रॉन्ग के लिए। बट अब उससे जितना कम होता जा रहा है, जैसे इसका 13 है,
एसिटिक एसिड का 12.5 है, तो यहाँ पर क्या रूल हो रहा है बेटा, हायर इज़ द वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये कंपैरिजन वगैरह पूछ सकता है, हायर इज़ वैल्यू ऑफ किसका, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, हायर इज़ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, और लोअर, उल्टा है ना, और लोअर इज़ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आयोनाइजेशन। समझे? देखिए न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फॉर्मिक एसिड के लिए ज़्यादा है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू 13 है, जबकि एसिटिक एसिड के लिए 12.5। अब आयनेशन की बात करूं तो आयनेशन की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए है 1.2, बट फॉर्मिक एसिड के लिए 0.7, तो इसलिए जिसकी लोअर है, ठीक है ना, ऑब्वियसली जिसकी डेल्टा एच आयनेशन लोअर होगी, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तो 0 है, इसलिए उनका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो हायर इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन और लोअर इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आयनाइजेशन, ठीक है ना, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड और बेस, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड और बेस, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री में एसिड बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर वो हमेशा आपको डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन से ही करवाएगा, और ये अपने आप में खूब इंपॉर्टेंट है बेटा। बट इसका रेस्ट्रिक्शन यही है ना, कॉन्सेप्चुअली तो इतना कॉन्सेप्ट है कि मैं नॉन स्टॉप बिना पढ़े आपको पढ़ाया हूँ बेटा, और लगभग है ना मुझे पता ही नहीं पड़ा 70 to 80 मिनट्स का लेक्चर हमारा हो गया, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट से इतनी चीज़ें थी जो हमें पता होना ज़रूरी थी, ठीक है। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो छोटे मोटे और कराऊंगा बेटा, तो इसके ऊपर भी ये 4th टर्म है, आफ्टर कंबशन फॉर्मेशन बॉन्ड एंथैल्पी, ये 4th टर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसका लिमिटेशन इतना है कि ये केवल एसिड बेस पेयर के लिए ही एप्लीकेबल, और किसी पेयर पे आपको इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।